हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो जैसे हमने कहा था कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो है हम क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी चौथी फोर्थ नंबर की क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हमने 156 क्वेश्चंस काउंट किए थे। तो अब हम लोग 201 जो है अब वो सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये 50 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होगा वहाँ पर उस पर ऑल क्लिक करें, ताकि जो है जो भी वीडियोस जो बने हमारे वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपको सामने दिख सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक जो है अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के मैप को अकॉर्डिंग तो जो जबलपुर संभाग है, जबलपुर जिला ही राइट आंसर है इसका। तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का सर्वाधिक जो है उत्खनन होता है। तो एक शब्द यहाँ खनन आता है, क्या आता है? खनन आता है। और एक आता है उत्खनन, क्या आता है? उत्खनन। ठीक है, जो चीज़ पहले से थी उसके लिए हम उत्खनन यूज़ करते हैं, जो अब खोद रहे हैं, और जो चीज़ नहीं थी बाद में बनी उसके लिए हम खनन शब्द यूज करते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी आप स्रोत देखेंगे उसका उत्खनन हुआ है। और खनन जो है जैसे कोयला है, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल, इसका हम खनन करके निकालते हैं। ठीक है, तो जबलपुर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? इसे जूम कर देता हूं। तो मंदसौर का किला जो है किस नदी के किनारे जो है स्थित है। तो मंदसौर का किला के लिए आपको जो है आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि मंदसौर जो है कहाँ पर है। तो मंदसौर जो है, ठीक है, हाँ, ये रहा आपका मंदसौर, यहाँ नीमच पड़ेगा, नीमच डिस्ट्रिक्ट, और ये रहा मंदसौर। ठीक है, ये रहा मंदसौर। ये संभाग वाइज डिवीजन दिया गया है। ये चंबल संभाग है, ये ग्वालियर संभाग है, ये सागर संभाग है, ये रीवा संभाग है, ये शहडोल संभाग है, जबलपुर संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है, ये इंदौर संभाग है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी कहाँ बहती, क्षिप्रा कहाँ बहती है, ताप्ती नदी कहाँ बहती है। तो मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैप के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात की जाए ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, जो कि कहाँ बहती है, ये आपका बैतूल से निकलते हुए बुरहानपुर होते हुए कहाँ चली जाती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक तो ऑप्शन यहाँ सिरे से गलत हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन था इसमें क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रे के लिए जो है सबसे पहली बात देखा है, क्षिप्रा नदी जो है ये उज्जैन जो है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और चंबल की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो ये भी सिरे से क्या हो गया? खारिज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ताप्ती नदी, महानदी मध्य प्रदेश में बहती नहीं है। महानदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बहते हुए ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो राइट आंसर क्या है? शिवना। क्या है? शिवना। मंदसौर का किला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिवना। आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा क्या लगाना है? लॉजिक। अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन जो है आपको याद नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? महाकाव्य काल का नहीं है मतलब जिनके प्राचीन स्रोत जो है, प्राचीन स्थिति में स्रोत जो है नहीं मिले हैं आपको, वो महाकाव्य काल का नहीं है। ऑप्शन है विराटपुरी, बिल्कुल विराटपुरी जो है विराटपुरी नाम का जो है शहर हुआ करता था। दूसरा उज्जैनी, तो बिल्कुल उज्जैनी भी माहेशमती, महेश्वर के नाम से जाना जाता था। और ये भोपाल जो है वर्तमान में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा बसाया गया है। किसके द्वारा बसाया गया है? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा ये भोपाल नगरी बसाई गई है। पहले राजा भोज की भोज नगरी हुआ करती थी, अब ये दोस्त मोहम्मद खान द्वारा ये बसाया गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आपको क्वेश्चन जो है ऊपर ही आंसर दिखेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए जो है आपको उसका जवाब ढूंढना है। क्या करना है? पेशेंस रखते हुए उसका आपको जवाब ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, क्वेश्चन है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये मध्य प्रदेश का जो है डायग्राम बना देता हूं, डमी थोड़ा सा वैसे है लेकिन उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट नज़र आता है मुझे, तो ये यहाँ मैंने आपको बना दिया, ये बनाया मैंने मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये पहले, और ये छत्तीसगढ़ पूरा इसी में आ रहा है ना, आ रहा है छत्तीसगढ़। अब इस छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप देखेंगे ये वाला सीजी, पहले ये सीजी यहाँ पर था, और वो बोल रहा है क्या आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र, तो ये पूर्वी महाराष्ट्र हो गया, ये पूरा का पूरा पूर्वी महाराष्ट्र हो गया, पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर लगती थी ना इसे, इधर से ये उड़ीसा हो गया, क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो क्वेश्चन ये है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा सौराष्ट्र, तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला गुजरात तरफ पड़ता है, ये है सौराष्ट्र, और ये है मध्य प्रदेश, तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र हो गया। दंडकारण्य बचा, तो दंडकारण्य वाला हिस्सा ये है, ये है दंडकारण्य, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? दूसरे नंबर का। मैंने आपको विथ डायग्राम बता दिया, इससे आप लोग क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? घाटी सभ्यता का केंद्र रही है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देखना है। पहला है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश का पूछा है तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा ही है। कौन सी है? नर्मदा। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी नदी जो है सभ्यता का केंद्र रही है? तो नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी के आसपास आपको बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा नदी के आसपास ही आपको साक्ष्य मिले। इसी से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश जो है कि नर्मदा, इसका नाम था रेवा। क्या बोलते थे? नर्मदा का प्राचीन काल में इतिहास में नाम मिलता है रेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश का किस वंश का शासक का अधिकार था? कौन सा क्वेश्चन है? 15वीं सदी में, है ना। तो 15वीं सदी में ग्वालियर में किस वंश के शासक का जो है अधिकार था? ओके, तो इसमें आपको राइट आंसर जो है आएगा आपका राइट आंसर तोमर वंश। कौन सा वन? तोमर वंश। तो मध्य प्रदेश में जो है अनेक वंशजों ने जो है शासन किया है। मध्य प्रदेश में जो है अनेक वंशकों ने जो है शासन किया है, जिसमें से कृष्णाण का तो नाम नहीं आता है, तोमर का बिल्कुल नाम आता है। किसका नाम आता है? तोमर वंश का जो है, तोमर वंश के संस्थापक, इनका सारा का नाम जो है इसमें काउंट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले नागवंश दिया है। क्या दिया है? नागवंश दिया है। और नागवंश के बाद जो है इसमें दिया है आपका तोमर वंश दिया है। क्या दिया है? तोमर वंश दिया है। तो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश, है वंश, महाकाव्य काल में आपका महाजनपद काल में चेदी जनपद, अवंती जनपद, और आपका मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, ठीक है। कौन सा वंश? शुंग वंश। तो जो शुंग वंश था, क्या था? शुंग वंश जो था, वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? तोमर होगा। क्या होगा? तोमर होगा। इसका राइट आंसर हुआ आपका, एक मिनट है ना, इसका राइट आंसर होगा आपका तोमर वंश का ग्वालियर पर जो है शासन हुआ करता था, अधिकार हुआ करता था, जिसमें जो आपका शुंग वंश है। क्या है? शुंग वंश। तो शुंग वंश जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर, ठीक है। अंतिम जो मौर्य शासक थे जिसका नाम था बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या कर, है ना। बृहदत्त की हत्या कर जो है, उन्होंने जो है पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने
पुष्यमित्र शुंग ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद कृषाण आए। क्या है? कृषाण आए। तो कृषाण वंश किसके बाद आता है? तो कृषाण वंश जो है पहले, इसके बाद शुंग वंश क्या आता है? शुंग वंश के बाद सातवाहन आते हैं। सातवाहन वंश आता है। सातवाहन वंश के बाद मध्य प्रदेश में इंडो यूनानी आ जाता है। और इंडो यूनानी के बाद इसमें मध्य प्रदेश में शक आ जाते हैं। क्या जाते हैं? शक आ जाते हैं। और शक के बाद आता है कुषाण। क्या आता है? कुषाण। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है कुषाण। ठीक है, तो ये कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश आ जाता है। कुषाण वंश जो है चीनी के यूची नाम 5 कबीलाई शाखा में से एक थे और इसके प्रथम राजा कुजुल कटफिशस थे, जिसके सिक्के, ठीक है, इसके प्रथम राजा कौन थे? कुजुल कटफिशस थे। कुजुल कटफिशस थे। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कटफिशस थे, जिसके सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? जिसके सिक्के विदिशा से मिले भैया। कहाँ से मिले हैं? विदिशा से मिले, बेलसा से मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नागवंश का शासक हुआ। किसका शासन हुआ? नागवंश का शासन हुआ। देन इसके बाद राष्ट्रकूट, पांड्य, गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, परमार, इन सब शासकों ने जो है यहाँ पर शासन किया। तो ग्वालियर में किस वंश के शासक का अधिकार था? 15वीं सदी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? तोमर वंश। किसका हो जाएगा? तोमर वंश का जो है अधिकार था। यहाँ पर किसका अधिकार था? तोमर वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अब। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ठीक है, तात्या टोपे को किस स्थान पर जो है मध्य प्रदेश में जो है फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका शिवपुरी। क्या होगा? शिवपुरी। तो तात्या टोपे को शिवपुरी में जो है क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ओके, तो याद रखिएगा, तात्या टोपे का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदयगिरी की गुफा जो है स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं जो है स्थित है। आपका प्रश्न है उदयगिरी की गुफाएं स्थित है, इसलिए हम लोग जो है इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? जूम कर लेते हैं। एक मिनट ना। हाँ, उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन है धार। पहला ऑप्शन है धार, दूसरा है जबलपुर। क्लिक करिए जल्दी और कमेंट करके बताइए। जबलपुर के बाद क्या है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद के क्या है? होशंगाबाद के बाद है विदिशा। क्या है? विदिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा स्थित है, तो वह है विदिशा जिले में। कहां पर है? विदिशा जिले में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफाएं कहाँ कहाँ पर है ना। बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है बाघ की गुफाएं कहाँ पर है ना। पहली गुफा जो है बाघ की है। क्या है? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं। एक पेन कापी लेकर बैठ जाइए आप लोग और से क्लिक कीजिए कौन कौन सी गुफाएं कहाँ का। बाघ की गुफाएं जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गुफा कर देता हूं ना। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं स्थित है। तो बाघ की गुफाएं कहां पर है? धार में है। कहां पर है? धार जिले में। ठीक है, यहाँ 5 गुफाएं हैं जिसकी तुलना, यहाँ कितनी गुफाएं हैं? 5 गुफाएं, जिसकी तुलना अजंता की गुफा से होती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं से होती है। अजंता की गुफा से होती है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एक आंसर आपको यहां मिल गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है बिलोवा की गुफाएं। किसकी गुफाएं? बिलोवा की गुफाएं कहां पर है? तो बिलोवा की गुफाएं हैं ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, तो बिलोवा की गुफाएं कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा है बाघ की गुफाएं जो है किस नदी के समीप पर? तो यहां पर आएगा ऑप्शन बाघिन नदी। बाघिन नदी के समीप है। किस नदी के समीप है? बाघिन नदी। बिलोवा की गुफाएं हो गई ग्वालियर में। ठीक है, इसकी क्या पहचान है इसकी? यह 12वीं शताब्दी में निर्मित है। यह 12वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी और शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं। शैलकृत शैल प्रतिमाएं मतलब पत्थर से जो है, पत्थर से ढकी हुई है।
अगला है भीम बेटिका की गुफाएं, भीम बेटिका की गुफाएं, बेटिका की गुफाएं ये कहाँ पर है? ये है अब्दुल्लागंज रायसेन, ये है अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है विश्व धरोहर सूची में। और इसकी खोज वाकणकर द्वारा की गई थी। इसकी खोज किस द्वारा की गई थी? वाकणकर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसकी गुफा की खोज? भीमबेटका की गुफा। ये रायसेन में है। भोपाल मार्ग जब भोपाल जाते हैं तो आपको ये अब्दुल्लागंज पहले पड़ता है तो वहां मिलती है। अगली गुफा है आपकी मृगेंद्र नाथ की गुफा, मृगेंद्र नाथ की गुफा। तो ये मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ पर है? तो ये मृगेंद्र नाथ की गुफा जो है विश्व प्रसिद्ध है। ये उज्जैन जिले में मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको? उज्जैन जिले में मिलेगी। ठीक है, मृगेंद्र नाथ की गुफा कहाँ मिलेगी आपको? मृगेंद्र नाथ की गुफा मिलेगी आपको, मृगेंद्र नाथ की गुफा आपको मिलेगी कहाँ? पाटनी गांव रायसेन। कहाँ मिलेगी? पाटनी गांव रायसेन। इसका आंसर याद रखना, पाटनी। ठीक है, क्या नाम है? पाटनी गांव रायसेन। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया। पाटनी गांव रायसेन। कहां पर है? पाटनी गांव रायसेन में। पांचवा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है, गुफा से मध्य प्रदेश की विशिष्ट गुफाएं पूछी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। अगला है भर्तहरि की गुफाएं। इसको भ्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अच्छे से लिख देते हैं ना, भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की गुफाएं यह है। भृतहरि की गुफाएं कहां पर है? तो भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में। कहां पर है? उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन। पहला क्वेश्चन है बाघ की गुफाएं धार में है। दूसरा बिल्लवा की गुफाएं ग्वालियर में, भीमबेटका की रायसेन में, मृगेंद्र नाथ की पाटनी गांव रायसेन। और भृतहरि की गुफाएं कहां पर है? तो भृतहरि की गुफाएं जो है आपके उज्जैन शहर में। कहां पर है? उज्जैन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पांडव की गुफाएं कहां पर है? छठवां क्वेश्चन बनता है पांडव की गुफाएं। पांडव की गुफाएं कहां पर है? पांडव की गुफाएं। ठीक है, तो पांडव की गुफाएं कहां पर है? तो पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है। कहां पर है? पचमढ़ी। ठीक है, कहां पर है पांडव की गुफाएं? पचमढ़ी में है। ठीक है, ये रहा पचमढ़ी। ठीक, नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन है शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहां पर है? ओमकारेश्वर में है। कहां पर है? ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर कहां पर पड़ता है भाई? ओमकारेश्वर पड़ता है खंडवा में पड़ता है। कहां पड़ता है? खंडवा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए इसी से? एक क्वेश्चन से आपको देखो ये 7 गुफाएं और ये 8वीं। और 8वां क्वेश्चन इससे बन सकता है गुफा से मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं। तो मारा की गुफाएं कहां पर है? तो यह है सिंगरौली में। मारा की गुफाएं कहां पर है? सिंगरौली में। 9वां क्वेश्चन क्या बनेगा? 9वां बनेगा आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं। ठीक, तो आदमगढ़ की गुफाएं कहां पर है? तो आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में। कहां पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, ये रहा होशंगाबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है कबरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन इसी से बन सकता है कबरा की गुफाएं। कबरा की गुफाएं। तो कबरा की गुफाएं कहां पर है? तो राजगढ़ में है। कहां पर है? राजगढ़। तो इतनी सारी गुफाएं जो पूछी जा सकती है। मारा की गुफाएं जो है कहां पर है? सिंगरौली में है। ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। कौन सी है? बौद्धकालीन गुफाएं है ना। बाघ की गुफाएं धार में, बिल्लुबा की ग्वालियर, भीमबेटका की रायसेन में, मगेंद्र नाथ की कहां पर है? पाटनी गांव रायसेन में है। भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में है। पांडव की गुफाएं कहां पर है? पचमढ़ी में। शंकराचार्य की ओमकारेश्वर खंडवा में है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में है। और बौद्धकालीन है आदमगढ़ की गुफाएं जो है होशंगाबाद में है। और कबरा की गुफाएं जो है राजगढ़ में मिलेगी। ठीक है, ये भोपाल संभाग में आता है। तो ये क्वेश्चन से देखो इतनी सारी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4वीं-5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर जो अभी भी मध्य प्रदेश में है अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, क्वेश्चन पूछा गया है, किस नगर को जो है
क्या बनाया था? राजधानी बनाया था, जो अभी भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। विदिशा है, उज्जैनी है आपके पास, और भोपाल है और ग्वालियर है। तो ये उज्जैनी जो है, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी को उन्होंने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? तो मालवा का शासक जो था राजा भोज, क्या था? मालवा का जो शासक था राजा भोज ने जो है अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? ठीक है, तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है धार, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इसे अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो धार में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? धार। अब परमार वंश में सबसे प्रतापी राजा जो है, परमार वंश में जो है प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते थे कौन? राजा भोज, ठीक है। तो राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। तो परमार वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी, और जो कि प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूट के अधीन सामंत थे। ये क्या थे? प्रतिहारों और राष्ट्रकूट के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। सामंत मतलब उनके अंडर में थे, और धीरे धीरे प्रतिहारों का खात्मा हुआ और राष्ट्रकूट वंश का खात्मा हुआ, तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ओके, इस वंश के प्रसिद्ध राजा भोज, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? धार बनाई। राजा भोज ने भोजताल, ठीक है, राजा भोज ने भोजताल का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर है? भोपाल में, अभी भी विद्यमान है भोपाल में। उसके बाद सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। तो सरस्वती मंदिर कहाँ है? ये धार में है भाई, धार में। अगला प्रसिद्ध निर्माण संस्कृत विद्यालय और विजय स्तंभ, ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ संस्कृत विद्यालय और विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का क्या कराया? निर्माण कराया। ओके, गॉट इट। तो ये 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद जो है, जो राजा भोज थे उनकी कलाकृति पूछी जाती, क्योंकि ये विज्ञान और संस्कृत के विद्वान थे, मतलब संस्कृत के ज्ञाता माने जाते हैं, और एक कवि के रूप में इनकी ख्याति है। किनकी? राजा भोज की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा भोज, ठीक है, राजा भोज की कलाकृति कौन कौन सी है? कवि को है तो कलाकृति पूछी जा सकती है, कृति पूछी जा सकती है। तो शिल्पशास्त्र के रूप में क्वेश्चन आता है सम्रांगण सूत्रधार। इनकी कृति कौन कौन सी है? रचना इनकी सम्रांगण सूत्रधार। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चंस प्रबल रूप से आने की संभावना है, क्योंकि बार बार जो है परमार वंश का नाम आता है, और अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल जो चल रहे हैं, और साथ ही साथ एमपीपीएससी एमपीएसआई जो है व्यापम में कितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो डीप में पूछे जाते हैं। अगला है सरस्वती कंठाभरण। दूसरा कृति है इनकी सरस्वती कंठाभरण। तीसरी कृति है राजा भोज की आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है, आयुर्वेद सर्वस्व। चौथी कृति है इनकी सिद्धांत संग्रह। पांचवी कृति है राजा भोज की शब्दानुशासन या विद्या विनोद या योग सूत्र लिख सकते हैं। छठवीं इनकी कृति है विद्या विनोद। सातवीं इनकी कृति है, बहुत बार पूछी जाती है, चारु चर्चा, ठीक है, इनकी कृति है। और अगली इनकी कृति है युक्त कल्पतम। विधि ग्रंथ है ना, युक्त कल्पतम इनकी कृति है। और 9वीं कृति जो है इनकी है शब्दानुशासन।
शब्दानुशासन। तो राजा भोज से संबंधित जो है इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। परमार वंश के प्रतापी शासक, परमार वंश का स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी, जो प्रतिहार राष्ट्रकूट के सामंत थे। क्या थे? प्रतिहार और राष्ट्रकूट के सामंत थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी को डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, हम इस पर विचार करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कला क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कला क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है? कालिदास। इसे किसका? भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है कालिदास को। क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है भारत के शेक्सपियर, कालिदास को। तो कला क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? अगला क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है आपका सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी के लिए बिल्कुल नहीं, खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है ना। राइट आंसर है खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है व्यक्तियों को। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय नृत्य कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतीय नृत्य जो है खजुराहो में, कहाँ पर? खजुराहो में आयोजित किए जाते हैं। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो पड़ेगा आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन की गुत्थी सुलझाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध स्तूप, बिल्कुल है। शिव मंदिर है, खजुराहो की मूर्तियां, बिल्कुल है। नृत्य करती महिला, बिल्कुल ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो गलत आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी जो है आपका उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन एक संभाग भी है, याद रखना। और यहाँ 12 वर्ष में एक बार जो है सिंहस्थ का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? सिंहस्थ का मेला लगता है। एक है संस्कार राजधानी, क्वेश्चन आता है संस्कार राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी। तो अगर क्वेश्चन आए सांस्कृतिक राजधानी तो आप बोलेंगे उज्जैन, और संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जबलपुर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1 लाख रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुगम संगीत के लिए 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में जो है लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? सुगम संगीत के लिए जो है लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। एक चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है कौन सी फेलोशिप, साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है कौन सी फेलोशिप जो है दिया करती है? कौन सी फेलोशिप दिया करती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसमें ऑप्शन है KB फेलोशिप, मुक्तिबोध फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप और रजनी शर्मा फेलोशिप। तो मैं आपको कुछ फेलोशिप बता रहा हूँ इधर, यहाँ पर आप चार्ट बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे फेलोशिप का नाम, और एक तरफ मैं लिखवाऊंगा आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है फेलोशिप, या क्षेत्र या विधा लिख देंगे, है ना, इधर क्षेत्र या विधा। ओके, गॉट इट। सबसे पहली फेलोशिप है
जिसका नाम है मुक्तिबोध। क्या नाम है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है साहित्य में। कहाँ दी जाती है? साहित्य में। तो पहले ही आंसर आपको मिल गया मुक्तिबोध। साहित्य सृजन में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो मुक्तिबोध। दूसरी फेलोशिप है चक्रधर। चक्रधर, तो चक्रधर जो है लोक कला में दी जाती है, लोक कला। तीसरी फेलोशिप है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां, ठीक है, ये अलाउद्दीन खां है, तो ये अलाउद्दीन खां दी जाती है संगीत में। चौथी फेलोशिप है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा, ये दी जाती है कविता में। इसमें दी जाती है कविता में। और पांचवी फेलोशिप है आपकी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल फेलोशिप, और ये दी जाती है ललित कला में। ठीक है, ललित थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ना, ललित कला में दी जाती। कहाँ दी जाती है? ललित कला में दी जाती है। और पांचवी जो फेलोशिप है आपकी, या छठी जिसे बोलेंगे आप लोग, 1 2 3, ये 4, ये 5, छठी फेलोशिप है राजेंद्र प्रसाद माथुर। राजेंद्र प्रसाद माथुर। ये किस क्षेत्र में दी जाती है? तो पत्रकारिता। पत्रकारिता। आप नोट डाउन कर लीजिए। फेलोशिप का नाम है मुक्तिबोध, जो है साहित्य सृजन में दी जाती है। चक्रधर लोक कला में दी जाती है। अलाउद्दीन खां संगीत में। चक्रधर वर्मा कविता में। अमृता शेरगिल यह ललित कला में। और राजेंद्र प्रसाद माथुर पत्रकारिता में दी जाती है। तो इतने क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन से आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि जो है आपके मुकुंदधर पांडे। छायावाद के प्रकांड कवि जो है मुकुंदधर जो है पांडे जो है इसके प्रख्यात कवि है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुकुंदधर पांडे। त्रिभुवन पांडे, लोच प्रसाद पांडे, दिनेश पांडे, ये सब जो है, इन सबको मैं छायावाद कौन कौन से कवि इनमें आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है पुरस्कृत पुस्तक काला जल तथा साल वर्मा के द्वीप के लेखक कौन है? पुरस्कृत पुस्तक है भैया काला जल, है ना। तो आपको इसका आंसर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप क्लिक कीजिए कौन सा आंसर आएगा इसमें, किसकी कौन सी किताब है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है उपेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहीं पर उपेंद्र सिंह के बाद सानी, उदय शंकर सिंह और अरुण कुमार सिंह। तो राइट आंसर होगा आपका उदय शंकर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोंडी ग्रामर गोंडी आदिवासियों की भाषा के रचयिता कौन है? ठीक है, गोंडी ग्रामर गोंडी आदिवासियों के भाषा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास, इसका राइट आंसर होगा गियर्सन तथा चैटन बिशप। गियर्सन तथा चैटन बिशप जो है गोंडी ग्रामर गोंडी आदिवासियों की भाषा के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत बड़ा हो गया है ना ये, थोड़ा सा इसको और जूम करके छोटा कर लेते हैं। ठीक, वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी रहते हैं? ऑप्शन है आपके पास मालवा का पठार, ऑप्शन है विंध्य सतपुड़ा का पठार, ऑप्शन है मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो आपको जो है मैप के अकॉर्डिंग बता देते हैं। ये मैप है आपका मध्य प्रदेश का, जो संभाग वाइज डिवीज़न है इसमें। इस मध्य प्रदेश में जो है आप अगर देखेंगे तो ये क्षेत्र पूर्व की ओर डिनोट करता है, ये पश्चिम है मध्य प्रदेश का, क्या है पश्चिम है मध्य प्रदेश का, ये है उत्तर है मध्य प्रदेश का, और ये है दक्षिण, क्या है दक्षिण है मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? आपसे क्वेश्चन पूछा है वह कौन सा क्षेत्र जहां गोंड आदिवासी रहते हैं। तो सबसे पहली बात
आपको ये पता होना चाहिए कि गोंड आदिवासी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर कहाँ, मध्य प्रदेश के सभी जगह गोंड आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपका विंध्य सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी जो है, ये विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी जो है, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ज़्यादा है ना, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के आसपास विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के आसपास सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं, वो भी एसटी, इसमें गोंड। इधर भील निवास करते हैं, इधर जो है भील निवास करते हैं, भील जनजाति निवास करती है। इधर निवास करती है बैगा और कोल, और यहाँ निवास करती है कोरकू। क्या निवास करती है? कोरकू। और यहाँ निवास करती है आपके सहरिया, और यहाँ निवास करती है ये छिंदवाड़ा। यहाँ भारिया निवास करती है। कौन से निवास करती है? भारिया। ठीक है, यहाँ भारिया जनजाति निवास करती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो जिन्हें मध्य प्रदेश में ख्याति मिली है उस महिला क्रिकेटर का नाम बताना है आपको। तो मध्य प्रदेश में ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेटर जो है आपका, ये महिला क्रिकेटर है, इसमें आपको नोट डाउन करना है अलका सिंह, जो क्रिकेटर नहीं है, सरिता शर्मा ये भी क्रिकेटर नहीं है, रेखा सिंह ये भी क्रिकेटर भी नहीं है, और बचा लास्ट में आंसर एलिमिनेट करने के बाद तो राजेश्वरी ढोलकिया मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है क्या है? क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्निग्ध मेहता है ना, स्निग्धा मेहता किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है मध्य प्रदेश की ना? स्निग्धा मेहता क्वेश्चन पूछा जाता है स्निग्धा मेहता से, जो कि मध्य प्रदेश की एकमात्र जो है कुछ समय पहले टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी थी, टेबल टेनिस। तो राइट आंसर इज अ टेबल टेनिस। अगला है मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिन के लिए अपने पद पर आसीन रहे? ठीक है, अपने पद पर मात्र 13 दिन के लिए आसीन रहे, ऐसे कौन से सीएम रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह जो है मात्र एकमात्र आदिवासी जो मात्र 13 दिन के लिए जो है 13 दिनों के लिए क्या रहे? मध्य प्रदेश के जो है क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप पूछा जाए आपसे, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप पूछा जाए तो ये वैगन वर्कशॉप जो है कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल। राइट आंसर भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने तथा नए उद्योग को प्रोत्साहन देने का कार्य कौन सी संस्था करती है मध्य प्रदेश में? ठीक है, स्पेशली मध्य प्रदेश में पूछा है। तो मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योग को वित्तीय सहायता देने तथा नए उद्योग को प्रोत्साहन देने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है आपका मध्य प्रदेश सरकारी उद्योग विकास निगम। ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश उद्योग विकास सहायता केंद्र, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो राइट आंसर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर है, इसलिए आपको याद कर लेना है इसे जैसा का वैसा। रक्षा उत्पाद युद्ध उपकरण अस्त्र शस्त्र का कारखाना किस शहर में है? तो रक्षा उत्पाद संबंधित अगर कोई भी चीज़ आपको नजर आती है तो उसको आपको लगाना है जबलपुर। कहाँ लगाना है? जबलपुर लगाना है। कहाँ लगाना है? जबलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थिर है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र? तो देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के भदभदा नामक स्थान पर जो है, भदभदा क्षेत्र है भोपाल में,
कोलार के आगे, तो वहां पर स्थित है। आपको याद रखना है, देश का सबसे बड़ा जो है बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई दिल्ली रेलवे मार्ग पर निम्न में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है? ठीक है, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर कौन सा स्टेशन जो है नहीं पड़ता है? तो आपको राइट आंसर क्लिक करना है। ऑप्शन है मनमाड़, ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन है बीना, ऑप्शन है खंडवा। तो देखिए ये इसमें आपको देखना पड़ेगा, मनमाड़ महाराष्ट्र में आता है और बीना जो है कहाँ आता है? बीना इस वाले एरिया में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको भोपाल मिलेगा, फिर उसके बाद इटारसी, ये इटारसी, फिर इधर खंडवा। तो जबलपुर इधर वाले एरिया में रह गया ना, जबलपुर ये वाले एरिया में। जबलपुर इज रॉन्ग आंसर, यहाँ पर जबलपुर नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर नहीं पड़ता है। मुंबई से, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, अगर दिल्ली जाना है तो इस मार्ग में आपको जबलपुर इस एरिया में पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश मुख्य कार्य, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है इसीलिए। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ये उसका मुख्यालय जो है कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, बुक बैंक योजना जो है पॉलिसी स्टार्ट की गई थी इंदौर से और इसका मुख्यालय यहीं बनाया गया है, इंदौर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं यहीं पर। अगला है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब का संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो मध्य प्रदेश में क्रिकेट क्लब जो है बहुत पुराना है, जिसका नाम है पारसी क्लब। कौन सा क्लब? पारसी क्लब। ये सबसे पुराना और पहला जो है मध्य प्रदेश का क्रिकेट क्लब है। 1900 के दशक में, लगभग 34-35 के दशक में जो है इसकी स्थापना हो गई थी, पारसी क्रिकेट क्लब। अगला है, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायत का किस पर आधिपत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, पशु पंजीयन, बाजार शुल्क, राजस्व वसूली, प्रकाश कर। तो इसमें राजस्व वसूली जो है मध्य प्रदेश का जो है कर टैक्स वसूलने का अधिकार पंचायतों को नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है? ये पटवारी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पटवारी से संबंधित है, मतलब राजस्व विभाग से संबंधित, इसलिए। भारतीय आरक्षित सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? प्रथम महिला अधिकारी क्वेश्चन पूछा है, तो प्रथम महिला अधिकारी जो है इसकी सुश्री, ठीक है, सुश्री आशा गोपालन, सुश्री आशा गोपालन इसकी क्या थी? प्रथम अधिकारी, प्रथम संवर्ग अधिकारी थी, सुश्री आशा गोपालन, सुश्री आशा गोपालन। वन लाइनर एग्जाम है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये बता दिया, इसमें डिस्ट्रिक्शन बताने का कोई औचित्य नहीं निकलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? अब मैंने आपको सभी गुफाएं बता दी है, आप बताइए पर्यटन का स्थान है जो कि प्राचीन गुफाएं में शामिल नहीं होता है ना। ऑप्शन है मांडू, बाघ गुफाएं, कबरा की गुफाएं, कबरा है ना, कबरा नहीं कबरा है ना, कबरा उसका उदयगिरी है, तो मांडू इसमें शामिल नहीं है। मांडू गुफाओं में शामिल था क्या? पहले मैंने बताया था आपको, गुफाएं बता दी है, एक बार प्रीवियस जाकर आप लोग नहीं जुड़े तो बिल्कुल देख लीजिए, शुरू से आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज द राइट आंसर, मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था अजंता के समान गुफाएं कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी है? तो वो है बाघ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं जो है अजंता की गुफाएं से जो है मिलती जुलती है, तो राइट आंसर हो गया आपका बाघ। बरतहरी की गुफाएं कहाँ है रे भैया? बरतहरी की गुफाएं आपको मिलेगी कहाँ? उज्जैन में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? उज्जैन में मिलेगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शाहजहां के बड़े लड़के द्वारा अपने भाई और औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो जाने के बाद निम्न में से किस किले में आश्रय लिया था? तो इन्होंने जो है किस किले में आश्रय लिया था? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, फिर से एक बार पूछ लेता हूं मैं। शाहजहां के बड़े लड़के द्वारा अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो निम्नलिखित में से किस जिले में जो है किस किले में आश्रय लिया था? तो ये धार के किले में आश्रय लिया था भैया। कहाँ लिया था? धार के किले में आश्रय लिया था। ठीक है, राइट आंसर धार। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांधवगढ़ का किला कहाँ है? क्वेश्चन है बांधवगढ़ का किला जो है
कहाँ पड़ता है, किस मार्ग पर पड़ता है बांधवगढ़ का किला। ठीक है, बांधवगढ़ का किला किस मार्ग पर पड़ता है। ऑप्शन है इटारसी भुसावल रेल मार्ग, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग, झांसी मनिकपुर रेल मार्ग, बीना कोटा रेल मार्ग। ठीक है, तो यह पड़ता है कटनी बिलासपुर रेल मार्ग। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है, तो उमरिया में पड़ता है, उमरिया। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ओके ओके, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कटनी बिलासपुर रेल मार्ग में पड़ता है। बिलासपुर कहाँ पड़ता है, तो बिलासपुर सीजी का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ की एक तहसील, छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है। निम्न में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है। इसको भी जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन है मुक्तागिरी, सांची, चित्रकूट और अमरकंटक। तो देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकली है। कहाँ से निकली है, अमरकंटक। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहला आंसर जो है लास्ट वाला सिरे से गलत। ये अमरकंटक यहाँ से निकली है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा। जोहिला, उसके बाद सोन। तो ये हिंदू धर्म के प्रतीक का है, मतलब यहाँ से कुंड है इसलिए। चित्रकूट भी जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला है सांची, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या है, बौद्ध। और बचा वाला बैतुल, ये बैतुल जो है, मुक्तागिरी जो है बैतुल क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है, मुक्तागिरी स्थल कहाँ आता है, बैतुल क्षेत्र में आता है। ठीक है, यह बैतुल में आता है, बैतुल। यहाँ पर जैन धर्मावलंबियों का स्थान है। नेक्स्ट है महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है। महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपका महेश्वर। किस नाम से जाना जाता है, महेश्वर। तो राइट आंसर इज है बी नंबर का। क्या हो जाएगा, बी नंबर का। तो महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब जो है महेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनाया था, वह कहाँ पर है भैया। क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब जहांगीर से क्वेश्चन पूछा गया है, किससे क्वेश्चन पूछा गया है, जहांगीर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आपको बिल्कुल देना है। बिल्कुल कमेंट कीजिए तुरंत और बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक कौन सा सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनाया था, तो वो कहाँ पर है। तो पहली बात तो है जहांगीर, तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। मुगल सल्तनत, मुगल काल का। तो सबसे पहले बाबर आए भारत में, कौन आए, बाबर का बेटा कौन हुआ, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन ने लिखी है। गुलबदन बेगम पुत्री थी इनकी। ठीक है, क्या थी, पुत्री, इनकी सिस्टर। अगला नेक्स्ट है हुमायूं के बेटे कौन हुए, अकबर हुए। कौन हुए, अकबर हुए। और अकबर के पुत्र हुए सलीम उर्फ जहांगीर। और जहांगीर के बाद जो है जहांगीर का बेटा हुआ खुर्रम। क्या हुआ, खुर्रम उर्फ शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन हुआ, लिख देता हूं, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन हुआ, औरंगजेब। कौन हुआ, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। यार फिर से एक बार, ये सलीम का पुत्र कौन हुआ, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा हुआ है औरंगजेब। उसके बाद उत्तर मुगल लग जाता है। क्या लग जाता है, उत्तर मुगल। और इनकी हायरार्की यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो कंटिन्यू जो है भारत पर जो है ज़्यादा लंबे समय तक राज्य कर पाया। ठीक है, तो इसमें अगर राइट आंसर आपको छांटना है तो जहांगीर अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल का निर्माण कराया था, वो कहाँ पर है, जहाँ पर जहांगीर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, अजयगढ़। ठीक है, अजयगढ़ जो है, अजयगढ़ में जो है उन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था। एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्यमान हैं। बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, पहला है सांची, दूसरा है आसिरगढ़ एक किला है। बेसिकली यहाँ बौद्ध काल के नमूने तो मिलेंगे नहीं। ये किला कहाँ पर है, ये किला बुलाएगा आपको बुरहानपुर। ठीक है, दूसरा मुक्तागिरी बैतुल जैनों का है। खजुराहो यहाँ पर जो है
चित्रकला है, मूर्तियां हैं, मूर्तिकला के लिए बहुत फेमस है खजुराहो, है ना। ये कहाँ पर है? छतरपुर में है, छतरपुर। अब तीनों आंसर आपको पता तो लास्ट बच जाता है सांची। यहाँ पर आपको बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग जो है किस स्थान को कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका पचमढ़ी। क्या है? पचमढ़ी। होशंगाबाद में ये बौद्धकालीन सभ्यता के लिए विख्यात है, ग्वालियर फोर्ट के लिए विख्यात है और खजुराहो मूर्तिकला के लिए विख्यात है। यह कहाँ पड़ेगा? ये छतरपुर में पड़ेगा, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अद्भुत शिल्पकला के लिए विख्यात खजुराहो किस जिले में स्थित है? अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया आपको, अभी डिटेल में बताया कहाँ पर है, तो आप लोग इसे क्लिक कर सकते हैं कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या होगा? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थल है? मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थल है जो सूर्यास्त के समय एक दृश्य अति मनोहर दिखता है? सूर्यास्त के समय जो है एक दृश्य अति मनोहर दिखता है। सनसेट पॉइंट ये मांडवगढ़ में है, मांडू में है। तो ये इस टाइप से है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको सूर्य दिखेगा। अमरकंटक पहाड़ियों की वादियों में यहाँ भी सूर्य दिखेगा। धूपगढ़, पचमढ़ी बड़ी बड़ी हिल होने के कारण जो है धूपगढ़, यहाँ पर जो है आपको यहाँ सनलाइट दिखेगा ना, ढलते हुए दिखेगा सनसेट। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त सभी आंसर राइट लगेंगे ना। उपयुक्त सभी जगह जो है पहाड़ियों पर सूर्यास्त जो है अति मनोहर दिखाई देता है। राइट आंसर इज 4 नंबर का। शारदा देवी, आला उदल तथा संगीता के उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी कौन सी है? तो आला उदल जो है महोबा राज्य से संबंधित थे। किस राज्य से संबंधित थे? महोबा राज्य से संबंधित थे। और दूसरी चीज, आला उदल जो है मैहर माँ शारदा का मंदिर यहाँ पर है। कहाँ है? माँ शारदा का मंदिर है, माँ शारदा का मंदिर है। आज भी मैहर माँ शारदा के मंदिर में ऐसा माना जाता है कि आला जो है सुबह फूल चढ़ाने, फूल अर्पित करने आता है। अब ये कल्पना है या सच बात है ये तो डिपेंड करता है, लेकिन किंवदंती भी हो सकती है ना। तो मैहर माँ शारदा का मंदिर है और ये सतना जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सतना जिले में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैहर। और आला जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चौहान। हाँ ठीक। अगला नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध बेगमगंज। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको बेगमगंज रायसेन में है। नसरुल्लागंज भी रायसेन में है। देवास स्वयं में जिला है। उसके बाद विदिशा, राइट आंसर है विदिशा। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ जो है आपको विदिशा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? विदिशा जिले में मिलेगा। नेक्स्ट है, सन 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था? ये भी वन लाइनर फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। रामगढ़ के वह कौन से राजा थे जिन्होंने जो है युद्ध किया था अंग्रेजों के प्रति? देवनाथ सिंह। राइट आंसर देवनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महू में सैनिकों का विद्रोह कब भड़का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महू में सैनिकों का विद्रोह कब भड़का? ये भी क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक मिनट। अब आपको क्लिक करना है 11 अप्रैल 1857, 1 जुलाई 1857, 1 जून 1857 और 12 मई 1857। तो राइट आंसर है 1 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के किस स्थान पर टक्कर ली थी? ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी रानी अवंतीबाई ने? तो रानी अवंतीबाई ने खैरा, ठीक है, खैरा नहीं खैरी दिया यहाँ, तो खैरी जगह पर जो है रानी अवंतीबाई ने जो है यहाँ पर अंग्रेजों से टक्कर ली थी। तो 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की दृष्टि से।
ठीक है, 1857 के समय की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 ये क्रांति जो है मध्य प्रदेश में किस लिए हुई, तो ये अपने अपने क्षेत्र को जो है अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो है क्रांति नजर आई है। ठीक है, मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना नहीं थी पहले, ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। जहां पर राजा रानी जो है शासन कर रहे थे, और वहां पर जो है इस समय 1857 से पहले की बात करें तो भारत में जो है गवर्नर जनरल चलते थे। क्या चलते थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और इस समय दिल्ली पर जो है, ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी जो है ना, लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसका नाम है हड़प की नीति। क्या नाम था? हड़प नीति अपनाई इसने, हड़प नीति। ठीक है, जिसके तहत इसने जो है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, है ना, नागपुर और अवध, यहां के राजा को कुशासन के तौर पर निष्कासित कर दिया था इसने। कुशासन के तौर पर क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। तो इस आधार पर जो है डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। अब इसका प्रभाव जो है इन क्षेत्रों पर भी पड़ा, और इन क्षेत्रों पर पड़ने के कारण जो है 1857 में क्या हुआ कि रानी अवंतीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र को जो है अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, ठीक है, जो कि एक राष्ट्र के लिए हो। अगर उस समय एक राष्ट्र के लिए चीज़ें होती तो हमारा देश जो है उसी समय आज़ाद हो जाता अंग्रेजों की गुलामी से। और आज जो है हम लोग फिर जो है किसी दूसरे प्रजा के क्षेत्र में, किसी दूसरे महाराजा के क्षेत्र में जो है निवास करते। लेकिन अंग्रेजों ने हमें जो है एक रूप में कर गए हैं, हम माने या ना माने, लेकिन हम लोग एक देश के रूप में एकजुट हुए हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर लाएंगे, स्पेशल क्लास लेके आएंगे 1857 के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सन 1930 में बैतूल जिले में, ठीक है, क्वेश्चन है, सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन है, सन 1930 में बैतूल में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो है मास्टर बाल सिंह दिया है, गंजन सिंह कुरकू दिया है, भवानी प्रसाद तिवारी दिया है, स्वामी स्नानंद दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में जनजाति का डिवीजन कैसा है। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है सहरिया, क्या है? सहरिया। और यहाँ पर है कोरकू, क्या है? कोरकू। तो बैतूल में भी कोरकू ही होगी। और छिंदवाड़ा में पड़ती है भारिया, क्या पड़ेगी? भारिया जनजाति ज़्यादा निवास करती है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति निवास करती है। दूसरी चीज, यहाँ पर कोरकू आ रहा है तो बैतूल क्षेत्र में जो है कौन सी जनजाति निवास करती है? कोरकू निवास करती है। क्या करती है? कोरकू निवास करती है। तो गर्जन सिंह कोरकू ने जो है, क्या है? गर्जन सिंह कोरकू ने जो है किसका नेतृत्व किया था? जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो कोरकू जनजाति से अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि खम्ब स्वांग, ठीक है, खम्ब स्वांग जो है किसका नृत्य है? तो ये कोरकू जनजाति का नृत्य है। किसका नृत्य है? खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति का जो है नृत्य है। एक और नृत्य है इनका चटकोरा। तो चटकोरा नृत्य भी किसका है? कोरकू जनजाति का है। किसका है? कोरकू जनजाति का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में जो है कहाँ निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति जो है मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, यह स्वयं को हिंदू मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को हिंदू मानते हैं। स्वयं को हिंदू मानते हैं भैया। ठीक है, दूसरी चीज, इनमें महादेव और चंद्रमा की पूजा होती है। महादेव और चंद्रमा की पूजा होती है कोरकू जनजाति में। किसमें? कोरकू जनजाति में। इसमें जो है लमझना, राजाबाजी, हट विवाह की प्रथा है। राजाबाजी,
राजाबाजी, लमझना विवाह की प्रथा है। अब इससे संबंधित मैंने जो जनजाति से संबंधित जो है एक वीडियो डाल दिया है, उससे भी क्वेश्चन लिखे दिए, कम से कम 50 क्वेश्चन है लगभग, उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं आप लोग तो जनजाति वाला जो आपका जनजाति वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हमने 50 क्वेश्चन जो है फिर से जो है सीरीज लेकर आए 50 क्वेश्चन की। तो टोटल हो गए हमारे पास 200 क्वेश्चन। कितने हो गए? 200 इंटू 4 करेंगे तो 400 क्वेश्चन, सॉरी 800 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, है ना। तो ये तीसरे नंबर का वीडियो है। तो आपको जो है कितने क्वेश्चंस मिल गए यहाँ पर? अगर 3 करेंगे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसमें 150 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 45, है ना, 450। 3 ही वीडियो है ना, हाँ 3 वीडियो है, 150 क्वेश्चन, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 600 क्वेश्चन जो है आपको मिल गए। कितने क्वेश्चन मिल गए? 600 क्वेश्चन मिल गए। अब 600 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इन क्वेश्चन से ही जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? इन क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आने वाले समय में 50 और क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए, 50 और क्वेश्चन लेके आएंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ब्लैक बेल आइकन पर जो है क्लिक कीजिए ऑल, जिससे क्या होगा, आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर शेड्यूल में आपके सीरीज होंगे, आपके सामने होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।